स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार और झारखंड में आज दो बड़े इस्तीफे हुए हैं। आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए कहा कि मैंने लगन और वफादारी से एनडीए की सेवा की, लेकिन हमारे साथ व्यक्तिगत तौर पर नाइंसाफी हुई। पशुपति पारस ने कहा, मैंने लगन और वफादारी से एनडीए की सेवा की, लेकिन मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पर नाइंसाफी हुई। आज भी मैं पीएम मोदी का शुक्रगुजार हूं। वहीं आरजेडी से बातचीत पर पारस ने कहा, जितना बोलना था उतना बोल दिया है। भविष्य की राजनीति हम अपनी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बैठकर तय करेंगे। वहीं झारखंड की बात करते हैं। झारखंड से जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने सभी पदों से इस्तीफा दिया और परिवार और पार्टी में उपेक्षा का आरोप लगा दिया। बता दें कि सीता सोरेन दुमका के जामा से विधायक हैं और वो चाह रही थी कि दुमका से उनकी बेटी इस बार चुनाव लड़े। वो चाह ये भी रही थी कि जो मंत्रिमंडल बना, चंपाई कैबिनेट बना, उसमें उन्हें जगह मिले। जगह उन्हें नहीं मिली, जिसके बाद से लोकसभा चुनाव को लेकर भी अपनी इच्छा जताई थी। शिबू सोरेन से उन्होंने बात की, जेएमएम से उनके जेएमएम पार्टी के साथ अपनी बात रखी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दरकिनार किया गया। और ऐसे में अब खबर ये सामने आ गई कि सीता सोरेन ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। और देखिए, पशुपति कुमार पारस ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। केंद्रीय मंत्री पद से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। एनडीए में सीट नहीं मिलने से नाराजगी पशुपति पारस की। एनडीए में चिराग को 5 सीटें मिली और पशुपति पारस को 1 भी सीट नहीं मिली। और पीसी में प्रिंस और चंदन सिंह भी नहीं थे। यह भी गौर करने वाली बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रही। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। के लिए तो देखिए, मीडिया के सामने आए पशुपति पारस और बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम वाक्यों में अपनी बात उन्होंने पूरी की और कहा कि उन्होंने मंत्री परिषद से इस्तीफा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके साथ अन्याय किया गया, वो इंतजार करते रहे बीजेपी की लिस्ट का, लेकिन जब लिस्ट सामने आई तो उन्होंने फैसला लिया कि अब उन्हें मंत्री परिषद से इस्तीफा देना है। हालांकि हाजीपुर सीट की बात अगर करें तो हाजीपुर की सीट को सवाल को उटाल गए, लेकिन उनके जो प्रवक्ता है उन्होंने जरूर कहा कि हाजीपुर सीट पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, पशुपति पारस की नाराजगी अब सामने आ चुकी है। प्रेस के सामने जब आए, उन्होंने कहा कि मंत्री परिषद जो है उससे वो इस्तीफा देते हैं, लेकिन हाजीपुर सीट पर बहुत कुछ वो कहते हुए नजर आए। और इस दौरान एक और भी गौर करने वाली बात रही कि पीसी में प्रिंस नजर नहीं आए, चंदन सिंह नहीं थे। इसके भी क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, निश्चित तौर पे राहुल, राजनीति में कई चीज़ जो दिखती है वो होती नहीं है, जो होती है वो दिखती नहीं है। चंदन सिंह का न होना ये संकेत करता है कि चंदन सिंह किसी और के भी संपर्क में हो सकते हैं। दूसरी बात, जब पशुपति पारस ने साफ साफ कहा कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो अब ये सवाल उठता है कि हाजीपुर से वो किसके टिकट पर लड़ेंगे। कई तरह की चर्चा है। चर्चा ये भी कि वो महागठबंधन के संपर्क में। स्वाभाविक सी बात है, जब आप एनडीए के साथ थे और आपको टिकट नहीं मिला तो आपके पास एनडीए में कोई ऑप्शन बचता नहीं है। और उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया है, तो अब उनके लिए एनडीए में कुछ गुंजाइश बची नहीं है। ऐसे में अगर उन्होंने ऐलान किया, उनकी पार्टी ने ऐलान किया है कि पशुपति कुमार पारस का सीट है हाजीपुर और वहीं से चुनाव लड़ेंगे, तो फिर ऑप्शन महागठबंधन के अलावा और कुछ बचता नहीं है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भाई पशुपति कुमार पारस को लेकर महागठबंधन का रुख क्या रहता है और उनके साथ अब कितने लोग बचे हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प है। क्योंकि जब एक समय आपको याद होगा राहुल की जब पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा था, तो अधिकांश सांसद उनके साथ आ गए थे, सिर्फ चिराग पासवान उधर आ गए थे। लेकिन अब अगर तस्वीर देखें, धीरे धीरे तस्वीर बदलते दिख रही। कुछ दिन पहले वीणा देवी चली गई थी चिराग के साथ, जो महबूब अली कैसर थे उन्होंने भी चिराग पासवान से मुलाकात की थी। आज चंदन सिंह यहाँ पे बैठक में नजर नहीं आए, तो समझा जा सकता है
कि चिराग पासवान के लिए ये विन विन सिचुएशन वाली स्थिति है। न सिर्फ उनके 5 सीट उनके पास वापस लौटे हैं, बल्कि वो हाजीपुर से चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में पशुपति कुमार पारस की नजरें अब महागठबंधन में टिकी होंगी कि उनके साथ उनकी बातचीत क्या होती है और महागठबंधन से उन्हें आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास फिर से लौटेंगे। और इस बीच झारखंड के रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जेएमएम में सभी पदों से सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा सीता सोरेन ने दे दिया है। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन है। दुमका के जामा से सीता सोरेन विधायक है। जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और जो पत्र सामने आया उस पत्र में उन्होंने जिक्र किया कि कैसे वो कोशिश करती रही कि पार्टी की एकजुटता बनी रहे, परिवार में एकजुटता बनी रहे, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ। ब्यूरो चीफ झारखंड दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, इस्तीफा सौंप दिया है सीता सोरेन ने। जो नाराजगी है वो काफी दिनों से जो चलती आई वो बढ़ती चली गई और आखिरकार नतीजा सामने आ चुका है। इस्तीफा सौंप दिया है और सार्वजनिक तौर पे ये इस्तीफा अब लोगों के सामने है। आप देखिए कि मेरे हाथ में भी ये इस्तीफे की कॉपी है। आप देखिए कि पहले पैरा में उन्होंने कहा है कि अत्यंत दुखी हृदय के साथ अपना इस्तीफा प्रस्तुत कर रही हूँ। तो सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि वो दुखी हैं। पार्टी में उन्होंने इंतज़ार किया, दुर्गा सोरेन के निधन के बाद उन्होंने इंतज़ार किया कि उन्हें पार्टी में सम्मानजनक स्थिति हासिल होगी, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद उन्हें वो स्थिति हासिल नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि शिबू सोरेन ने अथक प्रयास किया था परिवार को एकजुट करने का, पार्टी को एकजुट करने का, लेकिन उनके प्रयास विफल गए और अब ये नतीजा है कि उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय महासचिव थी, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया उन्होंने, और जो उनकी विधायकी है, विधायकी से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यानी कि झारखंड विधानसभा की अब सदस्य नहीं होंगी। उनका इस्तीफा जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष स्वीकार करते हैं और जैसे ही शिबू सोरेन जो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं वो उनका इस्तीफा जी चलिए बिल्कुल किसी पद पर नहीं होंगी, ऐसे में ये कहा जा जी चलिए बिल्कुल। दिवाकर जी, इस पत्र को जो हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं उसमें एक गहरी साजिश का भी जिक्र किया है, उस शब्द का जिक्र किया है। आखिर कौन गहरी साजिश रच रहा था, इसके बारे में कुछ बात सामने आ पाई है? देखिए, सीता सोरेन लगातार अपनी बात रखती रही हैं, नाराज रही हैं। वो पार्टी की बैठकों से लगातार वो गैर मौजूद रहीं। कभी वो आई तो उन्होंने शिबू सोरेन से मुलाकात की, फिर उसके बाद अपने फैसले में बदलाव किया। और अब देखिए कि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि उनके खिलाफ जो है गहरी साजिश रची जा रही थी। तो गहरी साजिश क्या हो सकती है राजनीति में उन्हें हाशिए पर ढकेलने की, क्योंकि जामा से वो विधायक हैं और वो चाहती थी कि उन्हें मंत्री पद मिले। जो नई सरकार गठित हुई, जब 2019 में हेमंत सोरेन चुनाव जीत कर आए, वो मुख्यमंत्री बने, तो उस वक्त भी वो चाहती थी कि उन्हें जो है मंत्री पद में जगह मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर जब हेमंत सोरेन ने नेतृत्व परिवर्तन किया और चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, तो उस सरकार में भी वो अपनी हिस्सेदारी मांग रही थी, यानी कि मंत्री बनना चाह रही थी, लेकिन मंत्री नहीं बन पाई। अब जो है लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया। वो इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि लोकसभा के चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ दुमका से वो उम्मीदवार होंगी, उनकी बेटी उम्मीदवार होंगी, लेकिन वो भी उन्हें लगता है कि उन्हें संकेत मिल चुका है, उनकी बेटी उम्मीदवार नहीं होंगी दुमका से। ऐसे में उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है और पार्टी के सभी जो है पदों से इस्तीफा दे दिया। यहाँ तक कि झारखंड विधानसभा की वो सदस्य हैं, वो सदस्य रह सकती थी, लेकिन उससे भी उन्होंने रिज़ाइन किया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि एक तरफ जो है न्यायालय अदालत के जो है केस मुकदमे हैं सीता सोरेन को लेकर, सीता सोरेन पर सदस्यता को लेकर, अयोग्यता को लेकर जो है फैसले आने बाकी हैं। अभी उन पर मामला चल रहा है, राज्यसभा का हॉर्स ट्रेडिंग का मामला। ऐसे में उनकी अयोग्यता हो सकती है। तो इसी कड़ी के तहत उन्होंने अपने नेक्स्ट जनरेशन को, यानी कि अपने बच्चों को वो राजनीति में लाना चाहती हैं। अपनी बड़ी बेटी को जो है दुमका से चुनाव लड़ाना चाहती हैं और शायद दुमका से उनकी बात नहीं बन पाई है पार्टी के भीतर, इसीलिए उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है, साथ ही विधायकी से इस्तीफा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि शिबू सोरेन क्या उनका इस्तीफा स्वीकार करते हैं, विधानसभा अध्यक्ष उनसे बातचीत करते हैं, उनको मनाया जा सकता है। आपके पास फिर से वापस लौटेंगे तो आज दो बड़े इस्तीफे हुए हैं।
बिहार और झारखंड दोनों में। बिहार की अगर बात करें तो पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिया, तो दूसरी तरफ सीता सोरेन ने भी जेएमएम से अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जब हाजीपुर सीट को लेकर के सवाल पूछा गया, क्योंकि इससे पहले कई दफे जब हाजीपुर सीट को लेकर के सवाल पूछा जाता रहा, वो कहते रहे कि हाजीपुर सीट से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन आज बहुत कुछ हाजीपुर सीट को लेकर के बोलते हुए वो नजर नहीं आए। क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि जब वो पटना पहुंचेंगे तो एक दफे की और जो बातचीत है वो आरजेडी के साथ होगी और उसके बाद से कुछ और पत्ते खोलेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे राहुल, और सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। और खासकर अभी जैसे कि दिवाकर जी बता रहे थे झारखंड में कि हेमंत सोरेन के परिवार में ही विघटन की स्थिति दिख रही है, और बिहार में जो पासवान फैमिली है, जो बिहार में एक बड़ा परिवार माना जाता है, राजनीतिक परिवार, उसमें भी विघटन की स्थिति है। और जाहिर सी बात है, अब पशुपति पारस अगला कदम क्या उठाएंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन अब उनके लिए बहुत सारा गुंजाइश नहीं बचा है राहुल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, महागठबंधन से उनकी बात अगर पटरी पर आती है, तो क्या वाकई उन्हें हाजीपुर सीट मिल सकता है या नहीं मिल सकता। लेकिन इतना तो दिलचस्प है कि लगन अगर हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस चुनाव लड़ते हैं महागठबंधन के टिकट पे, जैसे कि अभी मैं पुख्ता नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि उस संपर्क में अगर ऐसी परिस्थितियां होती है तो हाजीपुर की लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। बहरहाल सियासी हलचल लगातार तेज है बिहार में, और आने वाले समय में क्या कुछ होगा देखना दिलचस्प होगा। हलचल जेडीयू में भी है, क्योंकि जो जेडीयू को कल 16 सीट मिली है उसमें काराकाट की सीट उसके हाथ से गई है, इसके अलावा गया की सीट चली गई है उसके हाथ से, एक नया शिवहर का सीट मिला है। तो कुछ ऐसी बातें सियासत में देखने को मिल रही है। अगले 2 से 3 दिनों में तमाम बातों पर पटाखे भी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि तमाम जो गठबंधन सहयोगी हैं, घटक दल हैं, चाहे एनडीए के हों या महागठबंधन के हो, वो अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेंगे। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद बिहार में तमाम पार्टियों में भंगर की स्थिति मचेगी, क्योंकि जिसका टिकट कटेगा वो नाराज होंगे और उनका कई अगले कदम उनके विपक्ष में जा सकता है। इसके अलावा महागठबंधन की तरफ से भी जो सीट के उम्मीदवार हैं, अगर उनको सीट नहीं मिलता है तो वो भी अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे। चुनाव के समय अमूमन ऐसी परिस्थितियां राहुल हम लोगों ने पहले भी देखी और इस बार भी देखने को मिलेगी, लेकिन अब इसकी शुरुआत हो चुकी है और पशुपति पारस ने इसकी शुरुआत की है। अब ये शुरुआत आगे कहां तक जाती है देखना दिलचस्प होगा, और इसके लिए बहुत ज्यादा दिन नहीं, 2 से 3 दिनों का ही इंतजार करना होगा राहुल, जब कौन सी पार्टी से किसे टिकट मिला, कौन दावेदार का टिकट कटा, उनकी नाराजगी खुलकर क्या आती है ये देखना दिलचस्प हो गया। कल ही हम लोगों ने देखा है कि लवली आनंद आरजेडी छोड़ के जेडीयू में शामिल हो चुकी हैं, तो शुरुआत हो चुका और दल बदल का खेल भी अब तेज होगा, और लगातार अब ऐसी घटनाएं और ऐसी खबरें हमें मिलते रहेंगे राहुल। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आनंद आपका, और साथ ही ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे सीता सोरेन की इस्तीफे की खबर को लेकर के। आपका भी बहुत बहुत अपडेट को लेकर के शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे, तो बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग का मामला सेट हो गया है। बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी, तो जेडीयू के खाते में 16 सीट गई है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में 5 सीटें आई हैं। हम के खाते की अगर बात करें तो 1 सीट, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें, जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। बिहार में एनडीए की 40 सीटों का फार्मूला सेट हो गया। बिहार एनडीए के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों के बंटवारे की घोषणा की। बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी, तो जेडीयू 16 सीट पर चुनाव लड़ेगा। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के खाते में 5 सीटें गई हैं, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। किस पार्टी को कौन सी सीट मिली है ये भी जानिए। बीजेपी के खाते में 17 सीटें हैं, जिनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा,
मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम। जेडीयू के खाते में कुल 16 सीटें गईं, जिनमें वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सीवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, शिवहर सीट है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 5 सीट आई है, जिनमें वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई सीट चिराग को दी गई है। इधर मांझी की हमको 1 सीट मिली है, वो सीट है गया की। कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीट मिली है, जिसका नाम काराकाट है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी तो जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। चिराग की पार्टी एलजेपीआर के खाते में 5 सीट गई है, जबकि मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीट मिली है। समझौते के तहत सहयोगी दलों के बीच कुछ सीटों की अदला बदली भी हुई है। आइए जानते हैं कि कौन सी सीट समझौते के तहत किस पार्टी के खाते में गई। 16 मार्च को 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई और उसके महज 2 दिनों के अंदर सीट शेयरिंग का ऐलान कर बिहार में एनडीए ने इंडी अलायंस पर मानसिक बढ़त बना ली। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। 17 + 16 + 5 + 1 + 1 के फॉर्मूले पर एनडीए ने सीटों का गणित सेट कर दिया। मतलब बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपीआर 5, हम 1 और आरएलएम 1 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। वैसे इस फॉर्मूले को फाइनल रूप देने के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टियों ने कुछ सीटों की आपस में अदला बदली भी की है। अगर 2019 से तुलना करें तो 2019 में जेडीयू के पास काराकाट और गया की सीट थी, जो 2024 में समझौते के तहत मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के खाते में चली गई। यानी काराकाट से जेडीयू सांसद महाबली सिंह और गया से सांसद विजय कुमार मांझी का टिकट इस बार कट गया। इस बार काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा तो गया से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं बीजेपी के खाते की शिवहर की सीट जेडीयू के खाते में आ गई, जहां से रमा देवी सांसद है। माना जा रहा है कि सोमवार को ही जेडीयू ज्वाइन करने वाली लवली आनंद यहां से जेडीयू की उम्मीदवार हो सकती हैं। इसके अलावे नवादा की सीट बीजेपी के खाते में चली गई है, जहां से पिछली बार 2019 में एलजेपी के चंदन सिंह चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार चंदन सिंह पशुपति पारस गुट में हैं, जिनकी पार्टी को एनडीए में कोई सीट नहीं मिली है। यानी कह सकते हैं कि एनडीए ने बहुत ही आराम से और फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत 40 की चाल चल दी है। सवाल है कि विपक्ष कितना तैयार है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होते जा रही है और उससे पहले एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर के बारे में आपको बताएं कि बीजेपी में सीता सोरेन शामिल हो सकती है। तो देखिए, थोड़ी देर पहले यह खबर आई थी कि इस्तीफा उन्होंने सौंपा और अब खबर यह सामने आ रही कि बीजेपी में सीता सोरेन शामिल हो सकती है। दुमका में दिलचस्पी है दुमका सीट पर कि उनकी बेटी वहां से चुनाव लड़े
और बीजेपी में अगर वो शामिल हो रही तो जाहिर सी बात है कि जो उनकी महत्वाकांक्षाएं होंगी क्या वो बीजेपी पूरी कर रही है, क्योंकि जब इस्तीफे की खबर सामने आती है और उसके साथ ये खबर सामने आती है कि बीजेपी के साथ अब वो जाएंगी, बीजेपी में वो शामिल होंगी, तो कहीं ना कहीं कुछ बातचीत जरूर हुई होगी। हालांकि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने अपने 11 कैंडिडेट्स के नाम का जो ऐलान है वो झारखंड में कर दिया है, एक सीट जो आसू के पास है। और ऐसे में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही कि बीजेपी में सीता सोरेन शामिल हो सकती है। तो ये खबर सामने आना अपने आप में दिलचस्प हो जाता है कि सीता सोरेन जब बीजेपी से चुनावी मैदान में अगर उतरती हैं, दुमका में अगर चुनावी मैदान में उतरती है तो किस तरीके से जेएमएम की हेमंत सोरेन की मुश्किलें वो बढ़ाएंगी। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है और सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी से कुछ उनकी बातचीत जरूर हुई है, एक जो ब्रिज है वो जरूर बना है और ऐसे में अपनी वो महत्वाकांक्षा पूरी करने को लेकर के बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। लोकसभा चुनाव सामने है और ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर के वो चाहती हैं कि उनकी बेटी जो है वो चुनावी मैदान में उतरे। और इससे पहले जिस तरीके से परिवार में एक नाराजगी बनी, खास करके चंपाई सोरेन कैबिनेट जब गठित की गई उस वक्त तो चाहती थी कि मंत्री के तौर पर उनको शामिल किया जाए। चामा से विधायक है लेकिन उस विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही जो प्राथमिक सदस्यता है जेएमएम से उन सारे पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और जो उनका पत्र सामने आया इस्तीफा वाला, उसमें कई बातों का भी जिक्र किया कि कैसे वो दुखी है, कैसे उन्हें हाशिए पर रखा गया। वो लगातार कोशिश से करती रही कि परिवार एकजुट रहे, पार्टी एकजुट रहे, लेकिन इसके बावजूद एकजुटता नहीं बन पाई। और शिबू सोरेन ने भी कोशिश की लेकिन इसके बावजूद उनके हिसाब से चीजें नहीं चली और उन्होंने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा देने के बाद से सवाल यही उठ रहा था कि इस्तीफा के बाद से क्या वो किसी पार्टी का रुख करेंगी, क्या वो निर्दलीय के तौर पर अपनी बेटी को उतारेंगी, जिस पर से अब थोड़ी सी तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही। क्योंकि जो सूत्र खबर दे रहे हैं, जो अंदर खाने से कुछ चर्चाएं सामने आ रही है, वो चर्चा यही कर रही है कि बीजेपी में शामिल सीता सोरेन हो सकती है। बढ़ेंगे आगे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले